जैसा कि हमने अभी तक देखा कैसे आर्यन का एडमिशन विज्ञान एकेडमी में हो जाता है और कैसे सुशांत और उसके दोस्त उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। अब आगे आर्यन को बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़ा देख आसपास के सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं और वही दूसरी तरफ गाड़ी का ड्राइवर टेंशन में गाड़ी का दरवाजा खोलता है और जब वो आर्यन को इतने खून के साथ जमीन पर पड़े देखता है तो एक पल के लिए उसका मन वहां से भाग जाने का मन करता है, पर तभी उसकी नज़र आसपास इकट्ठा होते लोगों पर पड़ती है तो वो आर्यन को अपनी गाड़ी में बिठाकर जल्दी में वहां से चला जाता है। जैसे ही वो वहां से थोड़ी दूर आता है तो अचानक से ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और वो पीछे मुड़कर आर्यन को देखता है। कुछ दिन बाद आर्यन अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और जैसे ही वो अपनी खोलकर देखता है तो वो अपने आप को एक सफेद कमरे में पाता है जहां आसपास बहुत से केमिकल्स रखे हुए थे। अभी आर्यन अपने आप को किसी अनजान जगह पर देख परेशान ही रहा था कि तभी उसे एक परछाई कमरे के अंदर आती दिखती है। जैसे जैसे वो परछाई आर्यन के पास आने लगती है वैसे वैसे उस परछाई में से एक आदमी का चेहरा उसके सामने आने लगता है और जैसे ही आर्यन को उस आदमी का पूरा चेहरा दिखता है तब वो दिखता है उसके सामने सफेद कोट में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। जैसे ही वो आदमी आर्यन के पास पहुंचता है तो वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। पहले तो आर्यन उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं देता है, पर उसके वही सवाल दोबारा पूछने पर वो उसे अपना नाम आर्यन बता देता है। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? उस आदमी का जवाब देने के बाद आर्यन उस आदमी से पूछता है ये जगह मेरी लैब है और मैं दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में एक किशोर गुप्ता हूँ। और रही बात तुम्हें मैं ही यहाँ लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें ठीक कर सकूँ, वो आदमी आर्यन को बताता है। अभी आर्यन उस आदमी की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी आर्यन से पूछता है वैसे तुम अब कैसे हो? पिछले 20 दिन से तुम यही बेहोश पड़े हुए थे। क्या कहा आपने 20 दिन? आर्यन शौक होकर उस आदमी से पूछता है। हाँ 20 दिन, वो आदमी दोबारा आर्यन को बोलता है। फिर आर्यन शौक होकर बोलता है क्या? पर आखिर मैं इतने दिन से यहाँ कैसे हूँ? मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था ना। आर्यन उस आदमी को पूरी बात नहीं बताना चाहता था कि सुशांत और दोस्तों से बचने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए सीधा अपने एक्सीडेंट के बारे में उस आदमी से पूछ लिया। आर्यन की बात सुनकर वो आदमी बोलता है मेरा नाम रुद्र खन्ना है और मेरी ही गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें ठीक करने वाला भी मैं ही हूँ। वैसे पेशे से मैं एक साइंटिस्ट हूँ। जब मैं तुम्हें यहाँ लाया था तब तुम्हारी बहुत खराब थी, तुम्हारा खून भी काफी बह चुका था, इसलिए मैंने मेरा बनाया एक सीरम तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था और उसी सीरम की वजह से तुम अभी सही सलामत मेरे सामने जिंदा खड़े हो। और इतना ही नहीं बल्कि वो सीरम तुम्हें और भी बहुत सी चीजें देगा, सही वक्त आने पर तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। रुद्र खन्ना की बात सुनकर आर्यन अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक छू कर देखता है, पर उसे कहीं पर भी एक खरोच का निशान भी नहीं दिखता। तो वो रुद्र से पूछता है अगर मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे शरीर पर उसका कोई निशान क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि जो सीरम मैंने तुम्हें दिया वो कोई ऐसा वैसा सीरम नहीं है, ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है और अगर तुम इसे कहीं बाजार में खरीदने जाओगे तो तुम्हें ये काम से कम भी 7 करोड़ का पड़ेगा। सीरम की कीमत सुनकर आर्यन के पैर डगमगाने लगे और कीमत सुनकर आर्यन को यूं कांपते देख रुद्र खन्ना हंसते हुए बोलता है
अरे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा और वैसे भी तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी ही गाड़ी से हुआ था तो ये मेरा फर्ज भी बनता है। और रुद्र खन्ना की इस बात को सुनकर वो चैन की सांस लेता है, वरना वो ये सोचने लगा था कि आखिर वो इनका खर्च कैसे चुकाएगा। फिर आर्यन रुद्र खन्ना को थैंक्स बोलता है, पर रुद्र खन्ना उसे थैंक्स बोलने से रोककर उसे बोलता है, तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो इसके बदले मेरी एक मदद कर सकते हो। कौन सी मदद? आर्यन रुद्र खन्ना से पूछता है। वक्त आएगा तब मैं खुद तुम्हें बता दूंगा कि आखिर कैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो, तब तक जाओ तुम अपनी इस लाइफ को एंजॉय करो। उसके बाद आर्यन वहां से चला जाता है। आर्यन के वहां से जाते ही रुद्र खन्ना अपने मन ही मन खुश हो रहा था और अपने आप से बोल रहा था, आर्यन तुम नहीं जानते कि अब तुम क्या बन गए हो। न जाने कितने ही लोगों पर मैंने सीरम को इंजेक्ट किया, पर किसी का भी शरीर इस सीरम को झेल नहीं पाया सिवाय तुम्हारे, और अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे मकसद को पूरा करोगे। ऐसा कहकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। और दूसरी तरफ इन सभी बातों से अनजान आर्यन जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसके मम्मी पापा झट से उसके पास उसको गले लगा लेते हैं। फिर उसके पापा उसे डांटते हुए कहते हैं, कहाँ गया था तू? क्या तुझे हमारी कोई परवाह नहीं है? जो किसी को बिना बताए 20 गायब हो गया था, जानता भी है हम तेरे लिए कितना परेशान थे। माफ करना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के प्रोजेक्ट के चलते शहर से बाहर एक गांव में गया था और नेटवर्क न होने की वजह से आपको बता था। आर्यन अपने एक्सीडेंट की बात बताकर उनको और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। ठीक है, पर अगली बार से सबसे पहले हमें बता जाना। उसके पापा पूरी बात सुनने हैं। फिर उसकी मम्मी बिठाते हुए बोलती है, चल अब खाना खा ले, फिर आराम कर लेना, बहुत थक गया होगा ना इतनी दूर ट्रेवल कर। अगले दिन जब आर्यन सोकर उठा तो उसे ज्यादा महसूस हो रहा था। उसे इस वक्त अपना शरीर काफी हल्का लग रहा था, मानो उस पर ग्रेविटी के लॉज लागू ही नहीं हो रहे हो। फिर वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके मम्मी पापा खाने के लिए उसका इंतजार है, तो वो जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के मम्मी पापा के साथ बैठ जाता है। जब वो खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी आर्यन के पाप उससे पूछते हैं, तो तुम अब कॉलेज जाओगे? कॉलेज का नाम सुनकर उसे फिर से सुशांत और उसके दोस्तों ने कैसे उसे मारा था वो याद आ जाता है। एक पल के लिए तो उसका मन कॉलेज ना जाने का करता है, पर फिर ये सोचकर कि आखिर फिर वो अपने मम्मी पापा को क्या बोलेगा, ये सोचकर वो उनको हाँ बोल देता है और ठीक 7 बजे कॉलेज जाने वाली बस को पकड़ लेता है। तो आखिर क्या है उस सीरम का रहस्य? और रुद्र खन्ना किस बारे में बात कर रहा था? जानने के लिए देखते रहिए माय मीटियोस सिस्टम।